हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं मैथ दर्शन कॉम्पिटिटिव क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ के साथ साथ अब आपकी फिजिक्स की भी क्लासेज कंटिन्यू होंगी और कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे हम। कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये हो गया कि वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबके लिए होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हो गया वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपका रेलवे के एग्जाम हो गया, रेलवे के एग्जाम के साथ साथ आपका एसएससी के एग्जाम्स हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, मतलब जहां पर भी साइंस की बात होती है वहां पर कंप्लीट ये मामला स्टेट होगा और कंप्लीट हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैथ की क्लासेज आपको एकदम 7 बजे से चलती रहेंगी और ये फिजिक्स की क्लासेज आपको बीच बीच में आपको आती रहेंगी। तो आप 7 बजे का जो लाइव शो है मैथ का उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। 7 बजे रोजाना आपको हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ के साथ साथ आप फिजिक्स भी इंजॉय करेंगे और फिजिक्स के साथ साथ आपका फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग केमिस्ट्री भी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल पर हम लोग मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का मामला एकदम शानदार तरीके से सेट करेंगे। फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटी हो सकेगी आपके लिए, आप सबके लिए, जो भी हम कर सकते हैं उतना हमारा प्रयास हुआ कि आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। चलिए आज हम फिजिक्स शुरुआत करते हैं और फिजिक्स में पहला जो आपका चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई आप? तो हिंदी में बोला जाता है मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, इसका मामला सेट करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 3-4 क्लास लगेगा। इस चैप्टर को पढ़ने में हम लोग 3-4 क्लास से लगाने वाले हैं और आपको हम बता दें कि ये पूरे फिजिक्स का समझिए कि जान है, बेसिक है, जान है। और जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक इसमें जो चीज़ आप सीखेंगे पढ़ेंगे उसका यूज होते रहेगा। अब इस चैप्टर में जो चीज़ आप पढ़ेंगे अधिकांश बच्चों को इसमें दिक्कत होता है समझने में, क्योंकि इसमें हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं उन सब का समझिए कि एक ओवरव्यू होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, जैसे आपका इसमें संवेग की बात होगी, इसमें आपका जो है पृष्ठ तनाव की बात होगी। अब बच्चे आपको पता ही नहीं कि भाई पृष्ठ तनाव क्या होता है, संवेग क्या होता है, तो इसमें बच्चों को दिक्कत होता है। बच्चों को दिक्कत इस वजह से होता है क्योंकि जो पूरा फिजिक्स है उसका ये ओवरव्यू होता है एक तरह से, मतलब कि बेसिक तो है ही और ऐसे ऐसे इसमें वर्ड यूज होते हैं, ऐसे ऐसे इसमें वर्ड आपको मिल जाएंगे जो आपको आगे पढ़ने होते हैं, जिसका यहाँ पर डिटेल में कोई व्याख्यान नहीं होता है, एक उसका एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ ये चीज होता है। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इस चैप्टर का, इस टॉपिक का समझिए कर आप 10% भी समझ गए, 10% भी आपने कवर कर लिया तो आपको पूरे फिजिक्स में ये कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स जब तक चलेगा तब तक ये आपका यूज होगा। इसमें जो आप पढ़ेंगे आप आगे चल के आपको हम ही पढ़ाएंगे, तो इसमें जो चीज़ आप सीखेंगे पढ़ेंगे उसका यूज आपको पूरे फिजिक्स में होने वाला है। जब तक फिजिक्स आपका चलेगा तब तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर भौतिक राशि। हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा देखिए, राशि अलग चीज है, राशि बोलते हैं तो राशि अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप, हम लोग यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। तो देखिए राशि का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया। तो आप आसपास या फिर दुनिया में ऐसा कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हैं, जो आपके नजरों से दिखता है, वो आपको क्वांटिटी है, राशि है। जैसे आप कुर्सी को छू सकते हैं, मोबाइल को छू सकते हैं, आप जो है इस मार्कर को छू सकते हैं, आप जो है किताब को छू सकते हैं, मतलब कि आपके आसपास अनेकों अनगिनत ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसको आप छू सकते हैं, वो आपको राशि है। लेकिन हम लोग राशि की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक राशि की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। तो भौतिक राशि का मतलब क्या होता है कि जिनका मापन किया जा सके, वैसी राशियां जिनका मापन का मतलब क्या हो गया कि जिनका आप मेजरमेंट
मेजरमेंट किया जा सके, वैसी राशियां जिनका मापन किया जा सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भौतिक राशि बोलते हैं। अच्छा, राशि का मतलब क्या? राशि मतलब आपको हम अभी समझाए हुए कि हर एक दुनिया में हर एक चीज जो आप दिखाई दे रहा है वो राशि है, जिसको आप छू सकते हैं, राशि है। लेकिन हर एक दिखने वाला चीज राशि नहीं है, हम उसी को राशि बोले, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब भौतिक राशि नहीं है, हम उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम मार्कर, जिसे मार्कर हो गया, तो मार्कर एक क्वांटिटी है, राशि है, लेकिन मार्कर आपका भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्कर में आप मेजर क्या करते हैं? मार्कर क्या आप लेंथ को मेजर करते हैं, तो मार्कर का लेंथ है आप मेजर करते हैं, लंबाई को मेजर कर सकते हैं, तो मार्कर की लंबाई भौतिक राशि हुई। उसी प्रकार से मार्कर का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, तो मार्कर का द्रव्यमान जो है, वो द्रव्यमान जो है भौतिक राशि हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल इसका कितना है, तो क्षेत्रफल को आप मेजर कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल भौतिक राशि हुआ। इसका आयतन की बात करें, आयतन की बात करें तो इसका आयतन आप मेजर कर सकते हैं, तो आयतन क्या हुआ? भौतिक राशि हुआ। तो मार्कर कोई भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि वो होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसका मापन किया जा सके, वो भौतिक राशि है। क्लियर? तो भौतिक राशि का एग्जांपल जैसे हम क्या बोल दिए, जैसे हम क्या बोल दिए, लंबाई, तो लंबाई भौतिक राशि है, लंबाई को आप मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान भौतिक राशि है, मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको हमने बोल दिया समय, समय भौतिक राशि है क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको हमने बोल दिया बल, बल कितना बल लग रहा है, इस मान लीजिए कि हम ऐसे आपको मारते हैं, ऐसे मार रहे हैं, तो आप पर हम ऐसे बल लगा रहे हैं। अब ये बल कितना न्यूटन का लग रहा है, जिसे आपको हमने ऐसे बल लगाया, तो हो सकता है कि 15 न्यूटन, हो सकता है कि 20 न्यूटन, हो सकता है कि 30 न्यूटन, ऐसा आपको हम बल लगा रहे हैं। तो इस बल को आप मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए बल क्या है, तो आपको भौतिक राशि है। इसी प्रकार से हम बोले कि त्वरण, त्वरण जो है, त्वरण मतलब यानी कि एक्सेलरेशन जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं, कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। जैसे गाड़ी जा रही है और मतलब कि एक नियत चाल से जा रही है, लेकिन उसके चाल में अचानक वृद्धि हो गई, चाहे अचानक कमी हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई चाहे कितने की कमी हो गई, आप इसको मेजर कर सकते हैं। और जो वृद्धि या कमी होता है वही तो आपका क्या होता है, वही आपका त्वरण होता है। तो आप त्वरण को मेजर कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है गतिज ऊर्जा को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, तो ये सारी आपको भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशि का मतलब सिंपल सी कहानी बस इतनी सी है कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो भौतिक राशि होगा, जो मेजर होगा वो भौतिक राशि होगा। बात क्लियर? जो मेजर होगा, जिसका आप मापन कर सकते हैं, उन राशियों को हम बोलेंगे कौन सी राशि, भौतिक राशि कहेंगे। क्लियर है बात? अब देखिएगा, भौतिक राशि को भी कैटेगराइज किया गया। भौतिक राशि को कितने भाग में, तो 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। इसमें पहला जो भाग होता है जिसको कहा जाता है मूल या फिर आधारी राशि। पहले को क्या बोलते हैं, मूल राशि या फिर आधारी राशि। इंग्लिश में इसे कहा जाता है फंडामेंटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, मूल राशि या फिर आधारी राशि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा आपको संपूरक, या इसको आप पूरक राशि कहते हैं, संपूरक या पूरक राशि इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्लियर? और इसमें तीसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो राशियों को 3 भाग में बांटा गया। भौतिक जो राशि हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मूल राशि, संपूरक राशि जिसको आप पूरक राशि भी बोलेंगे, और व्युत्पन्न राशि। क्लियर? अब देखिए, मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियों का मतलब होता है कि वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वैसी भौतिक राशियां मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्वतंत्र होती है। मतलब
इंडिपेंडेंट मतलब कि वो दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। वैसी भौतिक राशियां जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, उनके मेजरमेंट के लिए दूसरे की आवश्यकता होती नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं कौन सी राशि? तो मूल राशि या फिर आधारी राशि। जैसा मान लीजिए कि हम समय को मेजर करना है, तो समय को मेजर करने के लिए हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? उसी प्रकार से हमको जो है द्रव्यमान का मेजर करना है, तो द्रव्यमान को मेजर करने के लिए क्या हमें अन्य किसी राशि की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। जैसा आपको नापना है कि भाई इससे मार्कर का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मापने के लिए क्या किसी अन्य चीज की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हमको क्या नापना हो? बल मापना हो, तो बल बराबर आप जानते हैं क्या? F बराबर क्या जानते हैं? एम जानते हैं ना। यानी कि आपको अगर बल मापना है तो उसमें आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए मास, और क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। द्रव्यमान चाहिए और क्या चाहिए? त्वरण चाहिए। यानी कि ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम बल को मूल राशि या फिर आधारी राशि नहीं कहेंगे। क्लियर? लेकिन समय को मेजर करने के लिए हमें अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? समय को मूल राशि या फिर आधारी राशि कहेंगे। अच्छा देखो, मूल राशि जो होती हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशियों की संख्या फिक्स है, कितनी है भाई? 7 है। और ये राशियां किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र होती है। कौन कौन सी है राशियां ये? तो इनमें आपको जो है लंबाई आता है, इनमें लंबाई आता है, इनमें आपको द्रव्यमान आता है, इनमें आपको समय आता है, इनमें आपको ताप आता है, इनमें आपको विद्युत धारा आता है, इनमें आपको ज्योति तीव्रता आता है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और इनमें आपको पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा आता है। ठीक है, तो ये आपको स्वतंत्र राशियां हैं, इनको मेजर करने के लिए हमें अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? इनकी संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन अगर हम संपूरक या पूरक राशि की बात करें, संपूरक या पूरक राशि की बात करें, तो इनकी जो संख्या है, अच्छा इनकी हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो बेसिकली इन राशियों का यूज हम लोग करते हैं कोण को मेजर करने में, कोण को मापने में, कोण को मापने में। देखिए हम लोग संपूरक राशि का यूज कहाँ करते हैं? तो कोण को मापने में। इनका यूज कहाँ होता है? संपूरक राशि का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कोण को मेजर करने में। और इनकी संख्या याद रखिएगा कि इनकी संख्या कितनी है? 2 है। संपूरक या पूरक राशि की संख्या कितनी है? 2 है। और इनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? कोण को मेजर करने के लिए। क्लियर? और संपूरक राशि में कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है आपका समतल कोण, एक आपका समतल कोण जिसको आप प्लेन एंगल बोलते हैं, समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल कहते हैं। और एक आपका आता है इसमें ठोस कोण। एक क्या होता है? ठोस कोण होता है, सॉलिड एंगल। एक इसका सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है। क्लियर? सॉलिड एंगल, ठोस कोण, या फिर इसको घन कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो संपूरक राशि इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या आपको 2 है। और इनका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो इनका यूज हम लोग करते हैं कोण को मेजर करने में। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कोण को मेजर करने में हम लोग किन का यूज करते हैं? संपूरक राशि या फिर पूरक राशियों का यूज करते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करें, तो व्युत्पन्न राशि वैसी राशियां होती हैं जो मूल राशि, ध्यान देंगे आप, मूल राशि एवं संपूरक राशि के सहयोग से, मूल राशि एवं संपूरक राशि के सहयोग से बनती हैं। क्लियर? मूल राशि एवं पूरक राशि के सहयोग से कौन सी राशि बनती है? तो ये बनती है आपको व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि बनती है। मूल राशि एवं संपूरक राशि के सहयोग से जो राशि बनेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और इनकी संख्या ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या अनंत है। अनंत मतलब बहुत सारी, अनगिनत, अनंत बोल सकते हैं या फिर अनगिनत, अनकाउंटेबल है। इनकी संख्या क्या है? अनगिनत है। बात क्लियर हो गया? इनकी संख्या क्या है? अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो आपको व्युत्पन्न राशि होती है। क्लियर? तो एक बार फिर से हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, समझा देते हैं। हमने आपको बात किया, हमने अभी आपका टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं, चैप्टर शुरू किए हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विभव।
इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं किसका, तो भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसी राशियां या फिर वैसी क्वांटिटी जिनका आप क्या कर सके, मेजरमेंट कर सके, मापन कर सके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। क्लियर है। जैसे आपको हम समझाने के लिए बोले थे, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है कुर्सी, आपके यहाँ कुर्सी होगा, कुर्सी पर आप बैठ कर पढ़ते होंगे, तो कुर्सी क्या भौतिक राशि है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुर्सी में आप मापते क्या है, अगर हम कुर्सी की बात करें तो कुर्सी में आप मापते क्या है, तो कुर्सी के आप द्रव्यमान को माप सकते हैं, कुर्सी के जो है आयतन को माप सकते हैं, कुर्सी के जो है हम लोग घनत्व को माप सकते हैं, कुर्सी के हम लोग हाइट को माप सकते हैं। हाइट का मतलब क्या हो गया, लेंथ, लंबाई हो गया। तो हाइट या लेंथ आपको क्या हो गया, तो वो आपको हो जाएगा भौतिक राशि। द्रव्यमान भौतिक राशि, क्योंकि द्रव्यमान को आप माप सकते हैं, आयतन को माप सकते हैं, घनत्व को माप सकते हैं, उसके क्षेत्रफल को माप सकते हैं, तो ये भौतिक राशि ये सभी है। कुर्सी कोई भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि का सिंपल सा मतलब है कि भाई आप जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझाया, लंबाई, द्रव्यमान, बहुत सारी राशियां हैं जो आपको भौतिक राशि हैं। और भौतिक राशि को बांटा गया है कितने भाग में, 3 भाग में। देखिएगा यहाँ पे भौतिक राशि को कितने भाग बांटा गया, 3 भाग में। पहला आपको है मूल राशि या फिर आधारी राशि। मूल राशि का मतलब होता है कि वैसी राशियां जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन है भाई, तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके साथ ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 आपको मूल राशियां हैं। उम्मीद करते हैं आप बात को समझ पाए होंगे। आगे हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे आगे। और संपूरक राशि, दूसरी क्या है, संपूरक राशि। संपूरक राशि का हम लोग बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, कोण को मेजर करने में, और इनकी संख्या मात्र 2 ही है, समतल कोण और ठोस कोण। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम व्युत्पन्न राशि की बात करें तो व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है कि वैसी राशियां जो संपूरक राशि और किसके, तो मूल राशि के सहयोग से बनती हैं, उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इनकी संख्या अनगिनत है। जैसे अगर हम बात करें बल बराबर क्या होता है, एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो देखिए यहाँ पर एम ए, और इसको आगे थोड़ा सा और करेंगे तो देखिए ए का मतलब क्या हो गया, v/t। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से वेग हो गया, वेग बटा समय हो गया। अब आप समझिएगा यहाँ पे वेग का मतलब क्या होता है, वेग विस्थापन बटा क्या, समय। इसको और थोड़ा सा आगे क्लियर करेंगे तो देखो विस्थापन को एस और नीचे टी आएगा इंटू में टी, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एम इंटू एस बटा टी स्क्वायर। अब बताओ एम क्या है, एम द्रव्यमान है। द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो द्रव्यमान आपको कौन सी राशि है, तो मूल राशि है। इसी प्रकार से देखो एस मतलब विस्थापन, विस्थापन का मतलब लंबाई हो गया, विस्थापन लंबाई, तो लंबाई ही तो है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो लंबाई कौन सी राशि, तो सॉरी ये आपको जो है मूल राशि हो जाएगा। और समय देखो यहाँ पे टी स्क्वायर, समय का स्क्वायर है, तो समय कौन सी राशि है, तो मूल राशि है। क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एफ है, एफ ये आपको किन से बन रहा है, तो ये आपको मूल राशि से बन रहा है। इसलिए एफ यानी कि बल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो व्युत्पन्न राशि कहेंगे। इसी प्रकार से जो आपका त्वरण होगा, त्वरण, जो त्वरण होगा, देखिए यहाँ पे त्वरण कौन सी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है। संवेग कौन सी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है। गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। काइनेटिक एनर्जी जैसे आपने पढ़ा होगा कि E बराबर हाफ mv² पढ़े है ना, तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद से देखिए m और v², ठीक है। तो ये आपको कौन सी राशियां हैं, तो ये आपको है मूल राशियां। तो इनके सहयोग से कौन बना, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इसलिए गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनगिनत है, इसमें मतलब कि कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ पाए होंगे। आप इसका अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग आगे बढ़ें।
चलिए भाई मिटाते हैं इसको। जो भी डाउट होगा बताएंगे। क्लियर? आइए देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए अनिवार्य घटक, ठीक है, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट। भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए अनिवार्य घटक की बात करते हैं, मतलब कि भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए घटक की अगर हम बात करें तो इसके 3 घटक हैं। एक तो संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान चाहिए होता है भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और दूसरा चाहिए होता है यूनिट, जिसको आप बोलते हैं मात्रक। क्लियर? तीसरा आपको चाहिए दिशा, ये दिशा पता नहीं है, दिशा डायरेक्शन। तीसरा आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होता है। एक तो आपका संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट यानी कि मात्रक, और तीसरा क्या है, डायरेक्शन यानी कि दिशा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, मान लेते हैं कि हम लिखते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 5 kg है, तो इस 5 kg में 5 क्या हो गया, तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया NV, और kg क्या हो गया, तो ये द्रव्यमान का यूनिट हो गया। क्लियर? द्रव्यमान का क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं कि 10 न्यूटन का जो बल है, 10 न्यूटन का बल आपको लग रहा है, 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है किसी वस्तु पर। तो जब बल लगेगा तो वहां पर दिशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो वहां पर दिशा भी हो गई, जब बल लगेगा तो एक निश्चित डायरेक्शन में बल लगेगा, वहां पर दिशा क्या होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। तो यहां पर क्या हो गया कि 10 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, संख्यात्मक मान, और n क्या हो गया, n। तो n आपका न्यूटन का मतलब ये हो गया यूनिट, बल का क्या हो गया, मात्रक। और देखिए यहां पर क्या है, ये वेक्टर जो है वो दिशा को बतला रहा है। वेक्टर चूंकि बल है तो बल आपको एक निश्चित डायरेक्शन में लगेगा, तो वहां पर दिशा भी आ गया। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या दिशा है, यहां पर दिशा की बिल्कुल बात नहीं है। जैसे आपको 5 kg कोई सामान लेना है, जैसे आप जाएंगे मार्केट में और बोलेंगे कि भाई हमको 5 kg आलू चाहिए, तो अब दुकानदार जब 5 kg आलू देगा तो क्या वो किसी निश्चित डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे मुंह करके क्या देगा, वो बिल्कुल भी नहीं। उसको जिस दिशा में सहूलियत महसूस होगी वैसे उस दिशा में करके देगा। लेकिन जब आप बल लगाते हैं, बल, तो जिस वस्तु पर आपको लगाना होता है बल, उस वस्तु को ध्यान, जैसे मान लीजिए वस्तु इधर है तो आपको बल लगाना पड़ेगा इधर से, ऐसे लगाना पड़ेगा ना, तो दिशा क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन आपको वजन करना है, जिससे द्रव्यमान मापना है, तो वहां पर किसी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? उसी प्रकार से आप बोलते हैं कि हम पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो क्या पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या कोई दिशा का कोई बाउंडेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। आप हो सकता है कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हो सकता है कि आप जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है डायरेक्शन का, समय की जब बात आती है तब। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर भी है, यूनिट यहां पर भी यूज हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर भी है, यूनिट यहां पर भी है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन की भी बात हो रही है। लेकिन क्या यहां पर डायरेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर दिशा की कोई विशेष यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आप संख्यात्मक मान और यूनिट की बात कर लें तो आप भौतिक राशि को इनके बगैर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इनके बगैर रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाएंगे, इनको लिखना ही पड़ेगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाकर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैग्नीट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी कि भौतिक राशियों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हमें मैग्नीट्यूड यानी कि उनके परिमाण
और साथ में डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन डायरेक्शन हर एक राशि के लिए जरूरी नहीं है, परंतु परिमाण हर एक राशि के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का अनिवार्य घटक की हम बात करें तो क्या होगा, तो परिमाण होगा। परिमाण का मतलब उसमें संख्यात्मक मान भी होगा और यूनिट की भी बात की जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है, यूनिट की भी बात की जाएगी। बात क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक कोई डाउट है? अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, तो हम लोग बात कर लेते हैं मापन पद्धति की। मापन पद्धति की बात कर लेते हैं। ठीक है, मापन पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मापन पद्धति की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पुराने समय में क्या होता था कि भाई मापने के लिए 3 पद्धतियां यूज होती थी। पुराने समय में मतलब कि बहुत पहले अगर आप जाएंगे तो उस समय आपको मेजर करने के लिए 3 पद्धति यूज होती थी। एक तो होता था एमकेएस पद्धति, और इस एमकेएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इस एमकेएस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, एमकेएस पद्धति। ठीक है, दूसरा होता था आपका सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या होता था, सीजीएस पद्धति। और तीसरा यूज होता था एफपीएस पद्धति। एपीएस पद्धति को, एफपीएस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है, फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो मापन की 3 पद्धतियां पहले यूज होती थी, लेकिन अब आपको एक ही पद्धति यूज होती है, वो है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, तो पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एसआई पद्धति की भी बात करेंगे। क्लियर। तो एमकेएस पद्धति में क्या, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि अलग अलग लोग या फिर अलग अलग देशों में जो है अलग अलग सिस्टम हुआ करता था, लेकिन इन तीनों में से ही कोई यूज होता था। लेकिन अगर आपको हम बताएं कि अधिकांश देश, ये आपको बात हम बता रहे हैं सन 1960 के पहले। 1960 के पहले क्या होता था कि दुनिया के जो देश हैं, विभिन्न देशों में इन तीनों में से मतलब कि कुछ देश में कहीं पर ये पद्धति चल रहा है तो कहीं पर ये पद्धति चल रहा है तो कहीं पर ये पद्धति चल रहा है, लेकिन अधिकांश देशों में एमकेएस पद्धति चलता था। मतलब कि अधिकांश का मतलब समझिए कि आपको लगभग 90% देश ऐसे थे जो एमकेएस पद्धति को यूज करते थे, और लगभग 10% कंट्री ऐसे थे, देश ऐसे थे जो सीजीएस पद्धति या फिर एफपीएस पद्धति का यूज करते थे। ठीक है, तो होता क्या था कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में आपका यूज होता है एमकेएस पद्धति, आपको हम समझाने की बता रहे हैं, इंडिया में आपको यूज होता है एमकेएस पद्धति, और अमेरिका में यूज होता है आपका एपीएस पद्धति। फिलहाल होता नहीं है, मतलब होता था। क्लियर। तो वहां पर दिक्कत ये आता था कि जब कोई इंडियन व्यक्ति अमेरिका जाता था तो उसको वहां पे मेजरमेंट से लेकर दिक्कत होना शुरू हो जाता था। इसी प्रकार से अमेरिकन व्यक्ति जब इंडिया आता था तो उसको मेजरमेंट से लेकर दिक्कत शुरू हो जाता था। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापतौल जो इकाई है उसने क्या किया कि सन 1960 में फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा, और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया गया, और वहीं से आपको एसआई पद्धति का निर्माण हुआ, या फिर एसआई पद्धति का समझिए कि उत्पत्ति हुआ। ठीक है, इसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं, पूरा नाम इसका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये कब से लागू हुआ, तो सन 1960। और 1960 के पहले भी ऐसा नहीं कि मेजरमेंट नहीं होता था, लेकिन आपको हम बता ही दिए कि 1960 के पहले जो मेजरमेंट होता था वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता था, परंतु अधिकांश देश एमकेएस पद्धति को यूज करते थे। क्लियर। और एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है, एमकेएस पद्धति का मतलब ये होता है, देखिए ये आपका जो पहला है ना, पहला जिसे आप एमकेएस में एम की बात कर रहे हैं, सीजीएस में सी की बात कर लें, एफपीएस में एफ की बात कर लें, तो जो पहला होता है वो लंबाई के लिए होता है। किसके लिए होता है, लंबाई के लिए होता है। जो बीच वाला है, बीच वाला वो आपको द्रव्यमान के लिए यूज होता था, द्रव्यमान। किसके लिए, द्रव्यमान के लिए। और जो लास्ट वाला है वो आपको है समय। क्लियर। तो एमकेएस पद्धति में जो एम है, एम
एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मीटर, यानी कि जिस देश में ये पद्धति लागू थी वहां पर लंबाई को किस में मापा जाता था, मीटर में। उसी प्रकार से द्रव्यमान को किस में मापते थे, किलोग्राम में। समय को किस में मापा जाता था, सेकेंड में। ठीक है, जिस देश में एमकेएस पद्धति लागू था उस देश में लंबाई को हम लोग क्या मापते थे, किस में मापते थे, मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते थे, किलोग्राम में। और समय को सेकेंड में मापा जाता था। उसी प्रकार से जिस कंट्री में आपका सीजीएस पद्धति लागू थे उस कंट्री में लंबाई को मापा जाता था सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता था ग्राम में, और समय को मापा जाता था सेकेंड में। फिर सुन लीजिएगा, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता था। सेम ऐसे ही एपीएस पद्धति या फिर इसको आप फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, जिस देश में ये एपीएस लागू होता था उस देश में लंबाई को मापा जाता था फुट में। आप फुट बोलो चाहे फिट बोलो, फुट का प्लूरल फॉर्म होता है फिट। तो फुट फिट दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, मामला थोड़ा सा सिंगुलर और प्लूरल का। तो लंबाई को किस में मापा जाता था, फुट में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता था, पाउंड में। जिस देश में आपको एपीएस पद्धति लागू होते थे उस देश में आपका लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को किस में, सेकेंड में मापा जाता था। ठीक है, तो वही आपको समझाया कि अगर मान लीजिए कि इंडिया में आपको एमकेएस पद्धति लागू है तो यहां पर जो व्यक्ति होंगे वो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। अब अगर अमेरिका में अगर एपीएस पद्धति लागू है तो वहां पे जो व्यक्ति होंगे वहां पे लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में। तो इंडिया वाले माप रहे थे उस समय, ये आपको हम बात कब की बता रहे थे, तो 1960 से पहले की। इंडिया वाले मापते थे मीटर में जबकि अमेरिका वाले मापते थे फुट में। तो अब अमेरिका का व्यक्ति जब इंडिया आएगा तो अब वहां पे तो उसको आदत क्या है, फुट में मापने का, लेकिन अब यहां पर लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। तब दिक्कत होना शुरू हो गया। उसी तरीके से आपको इंडियन व्यक्ति जब अमेरिका जाएगा तो इंडिया वाले को आदत क्या है, तो मीटर में मापने का, किसको, लंबाई को। लेकिन जब अमेरिका जाएगा तो वहां पर मापाएगा किसमें, फुट में। तो इस तरीके से दिक्कत होता था। इस दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया गया कब, 1960 ईस्वी में। कहां पे, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल इकाई की जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहीं पर आपको एमकेएस पद्धति को अपना लिया गया। क्लियर, एमकेएस पद्धति चूंकि अधिकांश देशों में ये पद्धति चल रही थी पहले से, तो जब अधिकांश लोग इसी को अपना रहे थे तो कुछ देश ही ऐसे थे जिनको अपनाना था, तो उनको कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इसी पद्धति को क्या कहा गया कि भाई इसी पद्धति को सब कोई अपना ले, क्योंकि अधिकांश लोग इसको अपना रहे थे, कुछ लोग बाकी थे तो वो लोग अपना ले। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा अपडेट करके, इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आप बोल सकते हैं, एक नया पद्धति लागू किया गया। क्योंकि देखो इसमें क्या था, तीन जो भौतिक राशि है उसी के लिए मात्रक दिया गया था। जैसे आपका भौतिक राशि में लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो यहाँ पे केवल 3 भौतिक राशियों का ही मात्रक दिया गया था। ये कौन सी भौतिक राशियां हैं, तो ये मूल भौतिक राशियां हैं, क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। मूल भौतिक राशि क्या होती है आपको हम पीछे बता दिए। लेकिन एसआई पद्धति में क्या किया गया, तो यहाँ पर आपको 7 मूल राशियों के बारे में कहा गया और उनका मात्रक दिया गया, जो हम लोग आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। 7 मूल राशि और उनके मात्रक, एसआई मात्रक की हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन को आप एंजॉय किए होंगे। जो भी प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।